हेलो दोस्तों, आप लोगों के बीच में आज लेकर आ गए हैं डेली टेस्ट पेपर 2। दोस्तों, डेली पेपर 2 का आज पहला क्वेश्चन देखते हैं और बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, कथन है, एक कथन कह रहा है कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। कथन 2 है कि शक्ति का मात्रक वाट होता है जो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। कूटों की सहायता से आप लोग इसमें से सही उत्तर को चयन करना है। दोस्तों, जानते हैं कि कार्य किसे कहते हैं। तो कार्य किसे कहते हैं दोस्तों? तो किसी वस्तु पर बल लगाकर किए गए विस्थापन को कार्य कहते हैं। और ऊर्जा किसको कहते हैं दोस्तों? तो ऊर्जा कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और शक्ति किसको कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और इसका मात्रक वाट होता है दोस्तों। तो आप लोग जान गए कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। दोस्तों, बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कथन निष्कर्ष कारक का प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बीच में आप लोग की हम व्याख्या देंगे और कथन कारक का आप लोग को हम क्वेश्चन कराते हैं डेली पेपर सीरीज में। दोस्तों, आप लोग को 50 क्वेश्चन मिलेगा, इसमें मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा? मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। और बता दें कि दोस्तों, आप लोग भारत के किसी भी जीएस आधारित एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों को यह वीडियो, यह लेक्चर, यह सेशन आप लोग की बहुत मदद करेगा दोस्तों। तो आप लोग को बता दें कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का हम पूर्ण व्याख्या करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो दोस्तों, बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन कह रहा है कक्षा 9 के कार्य और ऊर्जा का प्रश्न है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसलिए दोनों का मात्रक समान होता है। तो पूछेगा कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। जानते हैं दोस्तों, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। और जान लेंगे दोस्तों, इसमें इस सेशन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इसमें क्वेश्चन आता है, उसके बाद एनसीईआरटी एससीईआरटी का डिस्कशन होता है, उसके बाद विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, पूछा गया है बीपीएससी में कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10 के पावर 7 अर्ग के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और पहचान कीजिए कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, सही नहीं है। लोथल प्राचीन स्थल है और वर्तमान स्थिति किस राज्य में है? जानते हैं कि लोथल, कालीबंगा, रोपर और आलमगीरपुर ये सब हड़प्पा कालीन स्थल है। क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल है। दोस्तों, जानते हैं कि लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में है। किस नदी पर है दोस्तों? तो भोगवा नदी पर है। और लोथल क्या था? बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। कालीबंगा जानते हैं कहाँ है दोस्तों? कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। और किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। रोपर कहाँ है? पंजाब में। रोपर कहाँ है? पंजाब में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग कहिएगा काली रंग की चूड़िया। चलते हैं अगले डिस्कशन पे। कह रहा है दोस्तों कि विकल्प बी इसलिए गलत है क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला घग्गर नदी के किनारे स्थित है न, और हरियाणा में राखीगढ़ और बनावली है। कालीबंगा का शब्दार्थिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़िया, जहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिला है और अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। चलते हैं आगे दोस्तों। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? लोथल। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि कोशिका यानी कि सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। कारण कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। दोस्तों जानते हैं कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में श्वसन होता है, और जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में हमारे शरीर में यानी कि कोशिका में एटीपी के रूप में ऊर्जा को निर्माण करता है और संरक्षित रखता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया का बिजली घर कहते हैं। और किस रूप में रखता है? तो एटीपी के रूप में। दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलते हैं डिस्कशन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान भोजन के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा निकलता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी अणुओं के रूप में संचित करता है, इसलिए इसे हम पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऐसे दो अंगक है जिसमें अपना उसका स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। दोस्तों बता दें कि पूछा गया एग्जाम में है क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो एटीपी का। कोशिका की खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र किसे कहा जाता है? राइबोसोम का। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। बता दें कि 50 क्वेश्चन हैं जो मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। और बता दें कि दोस्तों आप लोग 1857 की क्रांति का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। चैनल पे वीडियो है अपलोड। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वीडियो अपलोड नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। पेपर 1 नहीं देखे हैं यानी कि टेस्ट सीरीज का पेपर 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। कपूर और अमोनिया क्लोराइड ऊर्ध्वपातन के प्रमुख उदाहरण हैं। दोस्तों जानते हैं हम लोग कि ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होता है जिसमें पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। जानते हैं आप लोग दोस्त कि कोई पदार्थ है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। जानते हैं कि पदार्थ के 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस। क्या होता है दोस्तों? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस होता है और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है दोस्तों? तो ठोस अवस्था को हम गर्म करते जाएंगे तो वो क्या में द्रव में आ जाएगा, और द्रव को हम गर्म करते जाएंगे तो क्या में आ जाएगा? गैस में आ जाएगा। गैस को हम ठंडा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? द्रव में आ जाएगा। द्रव को ठंडा कर देंगे तो किस में आ जाएगा? तो ठोस में आ जाएगा दोस्तों। तो इसी को हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है दोस्तों कि ठोस है से सीधे गैस में बदल जाता है। किस में नहीं बदलता है? तो तरल में नहीं बदलता है, द्रव में नहीं बदलता है। और ऊर्ध्वपातन का प्रमुख उदाहरण है दोस्तों कपूर होता है और अमोनिया क्लोराइड होता है और सूक्ष्म कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों। तो इसका आंसर कथन ए और 2 दोनों सही है। चलते हैं आगे। कह रहा है कि सामान्यतः पदार्थ ठोस से द्रव में फिर गैस में बदलता है, लेकिन ऊर्ध्वपातन में द्रव अवस्था नहीं होता है। बता दें कि सूक्ष्म बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊर्ध्वपातन का ही एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे सीधे गैस में बदला जा सकता है, इसलिए इसको हम सूक्ष्म कहते हैं। दोस्तों पूछेगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सीधे गैस में बदलता है, द्रव में नहीं बदलता है। सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया है दोस्तों? तो रदरफोर्ड ने किया है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होता है? तो प्लाज्मा अवस्था होता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 55वां प्रश्न है कि कह रहा है भारत की भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उनमें से कौन सा कथन गलत है आप लोग बताइए। दर्रा दिया गया है और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिलान करना है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जोजिला दर्रा लद्दाख में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और बोमडीला दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में माना है, लिपुलेख है, नीति है। बोमडीला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों इसका विस्तृत डिस्कशन देखते हैं। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो
जो लहसा तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड में माना नीति लिपुलेख है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह को जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली है। कहाँ है? राजस्थान में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। पालघर दर्रा किन दो राज्य में को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु का। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु का। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 56 मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, आप लोग जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना आया है और अंतिम पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012 से 17 था। दोस्तों बता दें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 56 में था और इसका मुख्य फोकस कृषि पर केंद्रित था। और बता दें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो दोस्तों दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज़ादी के बाद भारत के सामने बड़ी चुनौती खाद्यान्न संकट के लेकर था, इसलिए पहली योजना कृषि प्राथमिकता दिया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित था, जिसमें भारी उद्योग का जोर दिया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वर्ष 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मक पर विचार कीजिए और गलत सुमेलित विकल्प को चयन कीजिए। जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा किसने निर्माण किया है? हाजी बेगम या अकबर ने। विशेषता क्या है? ये पुरगामी ताजमहल है, यानी कि ताजमहल का पुरगामी कहा जाता है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया है? अकबर ने। क्यों बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इत्मादौला का मकबरा किसने बनवाया है? जहांगीर ने। पितरा डूरी का प्रथम प्रयोग किया गया था। और बता दें कि इत्मादौला का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर, और ये नूरजहां का पिता था इत्मादौला। मोती मस्जिद दिल्ली का मोती मस्जिद किसने बनवाया है? तो औरंगजेब। ये पुराने सफ़ेद संगमरमर का था और दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब बनवाया है और आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जानते हैं विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को। अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? तो फतेहपुर सिकरी में। जिंदा पीर किस मुगल शासन को कहा जाता है? औरंगजेब को। दीन इलाही की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने। क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी में डूबे हुए क्षण का टेढ़ी दिखाई देना प्रकाश का परिवर्तन है। दोस्तों जानते हैं कि हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है और पानी में डूबे हुए सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है या पानी में डूबे हुए क्षण टेढ़ा दिखाई देता है। किसके कारण? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। इसमें दोनों कथन सही है। कह रहा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, मान लीजिए ये प्रकाश आ रहा है और सघन माध्यम से, सघन इधर हो गया, इधर विरल हो गया, विरल, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, तो आपतन कोण यानी कि आने वाला कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रांति कोण से अधिक हो जाता है और क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। इसके बजाय दूसरे माध्यम में जाने की बजाय वह उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। मान लें कि ये आपतन कोण है और आपतन कोण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है और उसका क्रांति कोण
आपतन कोण है से क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तो ये विरल माध्यम में न जाके सघन माध्यम में चला जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसी के कारण हीरा चमकता है और ऑप्टिकल फाइबर में काम किया जाता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। अपवर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाता है। सूर्य उदय से पहले सूर्य लाल दिखाई देता है, या सूर्य दिखाई देता है, लाल सूर्य दिखाई देता है। इंडोस्कोप प्रकाश की किस घटना का प्रयोग करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के। आकाश का नीला रंग किसके उदाहरण है, प्रकीर्णन के। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है, हरा रंग होता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत पित्तरस का स्रावन करता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। दोस्तों बता दें कि यकृत है यानी कि लीवर है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, और यकृत से ही पित्तरस का निर्माण होता है, और वसा के पायसीकरण करने में पित्तरस का बहुत बड़ा योगदान है। बता दें कि पित्तरस यानी कि लीवर में जब पित्तरस नहीं बनेगा दोस्तों, तो वसा का पायसीकरण नहीं होगा। पायसीकरण क्या होता है दोस्तों, तो बड़े बड़े वसा के अणुओं को छोटे छोटे अणु में तोड़ना ही वसा का पायसीकरण कहलाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लीवर पित्तरस का निर्माण करता है और पित्ताशय में पित्तरस जमा होता है। तो ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस पित्ताशय में जमा होता है। यह वसा का पायसीकरण करता है, जिसमें छोटे टुकड़े को टूटकर वसा आसानी से पच जाता है। यकृत मानव शरीर का एकमात्र अंग है जिसमें पुनः उद्भव यानी कि रीजनरेशन का अद्भुत क्षमता होता है। जानते हैं दोस्तों प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में होता है, तो आमाशय में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। टाइलिन किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का। भोजन का पुनः पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मक पर विचार कीजिए और गलत सुमेलित विकल्प को पहचान कीजिए। बनारस अधिवेशन कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन दिया गया है, उसका अध्यक्ष दिया गया है, उसका मुख्य विशेषता बताया गया है। बताइए कौन सा इसमें गलत ऑप्शन है। कह रहा है कि बनारस अधिवेशन वर्ष 1905 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, और उसी में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। जानते हैं कि वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष 1906 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और उस समय उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, और पहली बार इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 ईस्वी में रास बिहारी घोष किए थे, इसके अध्यक्ष थे। बता दें कि दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था, इसमें क्या प्रमुख योगदान था दोस्तों, तो बता दें कि इसमें सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था, नरम दल और गरम दल में। दोस्तों बता दें कि ऑप्शन डी है कि लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में हुआ था और उसका अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। तो नहीं दोस्तों, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिकाचरम मजूमदार थे। और दोस्तों बता दें कि इसका विशेषता था कि मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था। और बता दें कि कांग्रेस वर्ष 1916 में कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था, उसका फिर से मिलन हुआ था वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी उपस्थित थे, उसमें ही राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को निमंत्रण किए थे चंपारण आने के लिए। दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जानते हैं कि महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो वर्ष 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन के। लखनऊ अधिवेशन ऐतिहासिक यूँ है क्योंकि गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए थे और मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, लेकिन कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट थे वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था, लाहौर अधिवेशन में वर्ष 1929 में। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है कथन कि 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 में को हुआ था और इनको हम लघु संविधान कहा जाता है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में कई महत्वपूर्ण हिस्से में बदलाव किए गए और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। दोस्तों बताइए कि वर्ष 1942 ईस्वी में संविधान का संशोधन किया गया और इसमें कई महत्वपूर्ण हिस्सा में संशोधन किया गया था और इसी में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे और बहुत सारे प्रावधान वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन में किया गया, जिसके कारण 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान कहते हैं और इसमें ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे। बता दें कि भाग 4 और अनुच्छेद 51 जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसके अलावा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। संपत्ति के अधिकार को कानूनी रूप 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन में? 61वां संविधान संशोधन में। पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में दिया गया है? 73वें संविधान संशोधन में। जीएसटी के किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया है? 101वां संविधान संशोधन में। चलते हैं आगे प्रश्न पे। कह रहा है अम्ल और क्षार के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए कथन और कारक क्या कह रहा है। कह रहा है कि लाल अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका स्वाद कड़वा होता है। तो दोस्तों जानते हैं कि अम्ल है जो अम्ल से अनिल से याद रखिएगा इसको, क्या अनिल से। अनिल क्या करता है? अ से अम्ल, नी से नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दोस्तों क्षार है से नीला लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और इसका स्वाद कड़वा होता है। दोस्तों तो दोनों सही है। चलते हैं आगे। अम्ल किसको कहते हैं दोस्तों? अम्ल किसको कहते हैं? तो अम्ल वह है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्षार वह है जो जल में घुलकर OH आयन देता है। पीएच स्केल के खोज सेरेंसेस ने किया था और पीएच पे 7 मान होता है, वो उदासीन होता है शुद्ध जल का। 7 से कम को अम्लीय कहते हैं और 7 से अधिक को क्षारीय कहते हैं। अम्लराज किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और अम्लराज किसका मिश्रण होता है दोस्तों? तो HCl का HNO3 का। इसका अनुपात 1:3:1 होता है। सिरके का कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसेटिक अम्ल। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.64 से 6.6 तक होता है। कह रहा है कि भारत की प्रमुख झीलें और उनकी विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गलत कौन सा है बताइए। लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। तैरता हुआ नेशनल पार्क है। सांबर झील राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ी अंतः स्थलीय खारे पानी का झील है। वेबनाड झील केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील है। बुलर झील उत्तराखंड में है। दोस्तों नहीं, जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी का झील है। भारत की सबसे मीठे पानी का झील बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। भारत की किस झील को क्रिएटर झील कहा जाता है? लोनार झील को महाराष्ट्र में है। सती चौरा घाट और कांवर झील बिहार के किस जिला में है? बेगूसराय में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तो हैदराबाद में है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। समसूत्री विभाजन मुख्य रूप से शारीरिक वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है और सूत्री विभाजन केवल जनक कोशिका में होता है। तो दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही है। जान लेते हैं कि समसूत्री विभाजन किसको कहते हैं। समसूत्री विभाजन केवल जनक कोशिका में 2 समान संतनित कोशिका बनाती है जिसमें गुणसूत्र की संख्या समान होती है। अर्ध गुणसूत्री विभाजन
में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, इसमें एक युग्मक बनता है और प्रजाति में आनुवंशिक विविधता हो जाती है। कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने देखा था? तो विरचाऊ ने। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 जोड़ी। कैंसर की बीमारी में कौन सा विभाजन अनियमित हो जाता है? समसूत्री विभाजन हो जाता है। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, साउंड और उसकी विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चांद पर दो व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। ध्वनि की तरंगें निर्वात में गमन नहीं करती है। दोस्तों बता दें कि चांद पे दो व्यक्ति खड़ा है तो वे एक दूसरे से आवाज़ नहीं सुन सकता है। क्यों? क्योंकि चांद पे क्या नहीं होता है? वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकता है। आप लोग जानते हैं कि ध्वनि तरंगे है वो माध्यम में चलता है। किस में चलता है? माध्यम में, और निर्वात में नहीं चलता है। सबसे ज़्यादा ध्वनि तरंगे ठोस में चलता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, निर्वात में नहीं चलता है। और इसी के कारण जब कोई माध्यम नहीं होता है जिसके कारण ध्वनि नहीं चल पाता है, और इसी के कारण चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, यानी कि कोई माध्यम नहीं है जिसके कारण दो व्यक्ति आपस में बात कर रहा है तो सुनाई नहीं देगा, और दोनों कथन सही है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कह रहा है कि दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17.2 होना चाहिए। चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंग को उत्पन्न करता है? तो प्राश्रय। चलते हैं आगे। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बौद्ध संगीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है, बताइए। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में। किसके शासनकाल में? कलाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रम में, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? सासाराम में? नहीं। कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में। चलते हैं इसका डिस्कशन देखते हैं। कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में कुंडलवन में आयोजित की गई थी, जिसके शासनकाल में कुषाण वंश के कनिष्क था। इसी संगीति में बौद्ध धर्म हीयान और महायान संप्रदाय में बट गया था। बिहार की धरती पर इन संगीति की साक्षी रही है। पहली 3 संगीति राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्रा में हुई, जो बिहार की गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। वन लाइनर देख लेते हैं दोस्तों, जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक पुत्तिस। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। बौद्ध का गृहस्थ का प्रतीक क्या था? घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। जानते हैं बैंकिंग शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन ये है कि रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को पैसा उधार देता है। रिजर्व रेपो रेट बढ़ने पर बाजार की नकद बढ़ जाती है। दोस्तों जानते हैं कि रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को पैसा देता है, न कि वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को पैसा देता है। इस कारण इस कथन गलत है। जानते हैं कि रिजर्व रेपो रेट जब बढ़ता है दोस्तों, तो आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों को पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ता है, जिसके कारण बाजार में नकद कम जाता है। तो इसका ऑप्शन ये भी गलत है, न कि बढ़ जाता है, कम जाता है। दोस्तों मान लीजिए आरबीआई किसी बैंक है, आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ाता है, रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई की क्या देता है? तो बैंक को पैसा देता है। क्या देता है? बैंक को पैसा देता है। तो दोस्तों रिजर्व रेपो रेट होता है, जब रिजर्व रेपो रेट बढ़ जाता है तो बाजार में नकदी कम जाता है। क्यों? क्योंकि रिजर्व रेपो रेट बढ़ने के कारण आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों को पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ जाता है, जिसके कारण कथन और कारण दोनों गलत है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई को पैसा उधार देता है, इसलिए कथन 2 गलत है। क्योंकि जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के पास अपना पैसा का
पैसा ज़्यादा रखना पड़ता है, जिससे बाजार में नकद घट जाता है। देखो, जब महंगाई को नियंत्रण करना पड़ता है तो आरबीआई द्वारा रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? तो 1 जनवरी वर्ष 1949 में। किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो आरबीआई को। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो एसबीआई है। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के रासायनिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। कारण कह रहा है यह धातु अत्यंत क्रियाशील होता है और खुली हवा में ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करके आग लग जाता है। दोस्तों, जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जिसके कारण इसको हम मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं और ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आते ही सोडियम और पोटेशियम जलने लगता है। इसी के कारण कथन और कारण दोनों सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है, इसकी कारण ये सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, जानते हैं डिस्कशन कि सक्रिय श्रेणी में सोडियम और पोटेशियम सबसे ऊपर आता है। यह कमरे के ताप पर हवा के साथ तेजी से जलने लगता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए किरासन के तेल में रखा जाता है। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो वो है पारा। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? यस्त्र लेपन कहते हैं। कह रहा है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मक में से कौन सा कथन गलत है? उसमें कठबंधनीय सदाबहार वन मोहोगनी इसका प्रमुख वृक्ष है और एनाबिना एबोनी है, जो इसकी विशेषता है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपात में आता है सागवान और साल आता है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़े क्षेत्र पर यही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। पर्वतीय वन चीड़ और देवदार है, जो ऊंचे हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? आप लोग को छांटना है। तो अब ऑप्शन नंबर डी गलत है दोस्तों। जानते हैं कि दोस्तों मैंग्रोव वन सुंदरबन का सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। इसमें जड़ें पानी में डूबी होती है। कैक्टस और खजूर कांटेदार वृक्ष है जो मरुस्थल में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी पवन वन भी कहा जाता है। यह भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं और साल में एक बार ही पत्ती गिरता है दोस्तों। चलते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन है? तो कैमूर में है। अभी आ गया है दोस्तों, ये पीछे पूछा गया है, अभी आ गया है पश्चिमी चंपारण हो जाएगा इसका उत्तर। चलते हैं सुंदर वन डेल्टा में किस वृक्ष की प्रधानता है? तो सुंदरी का। चंदन की लकड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? किस राज्य में है? जो कर्नाटक में है। चलते हैं आगे। चलते हैं ताप और उष्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उष्मा हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाह होता है। परम शून्य ताप वह न्यूनतम संभव ताप है जिसका मान -273.17 सेल्सियस होता है। दोस्तों, इसका दोनों कथन सही है। चलते हैं आगे। जानते हैं कि उष्मा के स्थानांतरण करने की 3 विधि है। चालन विधि, संवहन विधि। चालन विधि ठोस में होता है, संवहन विधि गैस और द्रव में होता है, विकिरण विधि निर्वात में होता है। परम शून्य ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति लगभग शून्य हो जाता है। केल्विन सेल्सियस पर परम शून्य ताप 0 होता है। दोस्तों, बता दें कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस पे। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलते हैं ठोस में उष्मा का संचारण किस विधि में होता है? चालन विधि में। जानते हैं दोस्तों, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जाइलम ऊतक पौधे में जल और खनिज का परिवहन करता है, सही बात है। फ्लोएम पत्ती द्वारा बने गए भोजन के पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, दोनों सही है। लेकिन इसमें जाइलम का बात कर रहा है, एक में फ्लोएम का बात कर रहा है, तो व्याख्या कर रहा है तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा कि दोनों सही है और व्याख्या नहीं कर रहा है। चलते हैं आगे। दोस्तों, डिस्कशन देखते हैं कि जाइलम जड़ों से पानी को ऊपर ले जाता है जो एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है 2 दिशीय होता है।
जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक है दोस्तों, और पुराने जड़ों की आयु की गणना जाइलम के द्वारा वार्षिक बिल्ले को गिनकर किया जाता है। पेड़ों की उम्र को पता लगाने की तकनीकी को क्या कहते हैं? डेंट्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस माध्यम में होता है? तो रंध्र से होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो जल से निकलती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कारण कह रहा है दोस्तों, कथन एक है कि मौलिक अधिकार अप्रत्यदेय है और इन्हें किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान के हृदय की आत्मा कहा है। बताइए आप लोग, मौलिक अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है दोस्तों। आपातकालीन की स्थिति में अनुच्छेद 19 और 20 के छोड़ के सभी मौलिक अधिकार को आपातकालीन की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। लेकिन कथन 2 कह रहा है कि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। यह कथन सही है, तो केवल बी सही है दोस्तों। अभी हम बताए कि अनुच्छेद 19 और 20 को छोड़ के भारतीय संविधान में निलंबित किया जा सकता है। 19 नहीं है दोस्तों, कितना है? 21 है। 19 नहीं 21, 20 और 21 को छोड़ के राष्ट्रपति द्वारा सभी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है आपातकालीन की स्थिति में। कौन का छोड़ के? तो 20 और 21 को छोड़ के, और सभी को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। 19 गलती से बोला गया था दोस्तों। चलते हैं आगे। जानते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं दोस्तों, है ना। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 को। अस्पृश्यता का अंश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन के निम्नलिखित युग्मकों पर विचार कीजिए और गलत कथन को चयन कीजिए। शंकराचार्य अद्वैतवाद ब्रह्म ही सत्य है और जगत ही मिथ्या है। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद भक्ति ही मोक्ष का साधन है। कबीर निर्गुण शक्ति है, मूर्ति पूजा और बाह्य आवंडरों का विरोध है। मीराबाई सगुण भक्ति है, भजन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्त होता है। ये गलत है। चलते हैं आगे। कह रहा है दोस्तों कि मीराबाई सगुण भक्ति का संत थे, लेकिन वे कृष्ण के भक्ति का शाखा के थी, राम भक्ति का नहीं। तुलसीदास राम भक्ति की शाखा के संत थे। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संकलित है। शंकराचार्य ने भारत के 4 कोने में 4 मठों का स्थापित किया है। जानते हैं वन लाइनर दोस्तों। वन लाइनर है कि अद्वैतवाद के प्रतिवर्तक कौन है, यानी कि प्रतिवादक कौन है? आदि शंकराचार्य। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तालवंडी नाना साहिब में। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? बल्लभाचार्य। बोल रहा है कि विद्युत धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। घरों में बिजली के उपकरण समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये कथन सही है। समांतर क्रम के प्रत्येक उपकरण में समान वोल्टेज प्राप्त होता है। एक उपकरण खराब होने पर बाकी चलते रहते हैं। सही बात है। जैसे पंखा देख लीजिएगा घर में, बल्ब देख लीजिएगा घर में। ए और आर दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी कर रहा है। कह रहा है कि आ मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों को बोलता है कि फ्यूज तार किसका बना होता है? तो शीशा और टीन का। फ्यूज तार किसका बना होता है? शीशा और टीन का। आगे देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत बल्ब तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत धारा को मापने में कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है? आमीटर। महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में गांधी का पहला सबने अज्ञान आंदोलन था जो तिनकठिया पत्ती के विरुद्ध में था। खेरा वर्ष 1918 में गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का
एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। दोनों कथन सही है दोस्तों, दोनों कथन सही है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बोल रहा है कि चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में हुआ था। सत्याग्रह कब हुआ था? वर्ष 1917 में। सबने अज्ञान आंदोलन चलाया गया था, तिनकटिया पत्ती के विरोध में था। खेरा वर्ष 1918 में हुआ था। लेकिन पहली बार भूख हड़ताल गांधी जी किए थे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में वर्ष 1918 में। इस कारण ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलते हैं आगे। तिनकटिया प्रथा का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो बिहार से है, नील खेती से संबंधित है। गांधी की साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1915-16 में किया गया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। कह रहा है कि कार्बन और उसके यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मक पर विचार कीजिए और कौन सा कथन गलत है बताइए आप लोग। कार्बन का रूप और विशेषता और प्रयोग। हीरा विद्युत का कुचालक है और सबसे कठोर है, सही बात है। ग्रेफाइटा विद्युत का सुचालक है और स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है। फ्लोरीन फुटबॉल के आकार का संरचना है। कार्बन 60 होता है। कॉक कार्बन का अशुद्ध रूप है, गलत बात है। कॉक कार्बन का शुद्ध रूप है। दोस्तों पेंसिल के नोक किस पे बना होता है? ग्रेफाइटा का। कच्चे फल का पकाने का किस में प्रयोग करते हैं? एथिलीन का। मांस गैस किसको कहते हैं? मीथेन का, CH4 का। चलते हैं अगले। भारत की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से होता है। ये तीनों नदियाँ हिमालय को काटकर गहरी घाटी का निर्माण करता है। बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये नदियाँ हिमालय के उत्थान से पहले भी बहती थी, इसलिए इसे पूर्ववर्ती नदियाँ भी कहा जाता है। लेकिन कारण सही नहीं है। बताता है कि उनका उद्गम तिब्बत से में क्यों हुआ है, केवल उनकी भौतिकी विशेषता बता रहा है। ब्रह्मपुत्र में तिब्बत को संगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और भागीरथ के संगम को क्या कहते हैं? देव प्रयाग। गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे लंबी है? पटना में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी कौन सा है? गोदावरी नदी है। कह रहा है दोस्तों कि अनुवंशिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवंशिक का पिता कहा जाता है, सही बात है। मेंडल ने अपने प्रयोग में जंगली मटर का पौधे का उपयोग किए थे, नहीं बागवानी का। तो ये कथन 2 गलत है, केवल ए सही है। चलते हैं आगे। जानते हैं दोस्तों कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया है। DNA के द्विकुंडलित संरचना वाटसन और क्रिक ने दिया है। मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर होता है? पिता के Y गुणसूत्र पर निर्भर होता है। कोशिका के भीतर आनुवंशिक सामग्री क्या है? DNA है। हीमोफीलिया रोग कैसे फैलता है? आनुवंशिक या लिंग संलग्न रोग है। कह रहा है कि दोस्तों बजट में राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकता को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा जितना अधिक होगा अर्थव्यवस्था पर कर्ज बोझ उतना ही बढ़ेगा। तो दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति के बीच का अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। यह बताता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितने ऋण लेना पड़ेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? RK संगुट्टम चेट्टी। बजट हमेशा कहाँ पेश होता है? लोकसभा में। किसके सिफारिश पे? राष्ट्रपति के सिफारिश पे। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सत्य है? जी, गुरुत्वात्वरण का मान केंद्र पर अधिक होता है। गलत है दोस्तों। जी केंद्र पर अधिक नहीं होता है, कम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान ध्रुव की तुलना में अधिक होता है। गलत बात है दोस्तों। ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है, सही बात है। चलते हैं आगे। जानते हैं कि दोस्तों पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। गोल है? नहीं, वह ध्रुव पर चपटी होती है और केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण वहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। सतह से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर क्या होता है? जी का मान घटता है। किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? जी पर, यानी कि जी पर। चलते हैं आगे। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लिफ्ट के ऊपर जाने पर
व्यक्ति को अपना भार कैसे महसूस होता है? बढ़ता हुआ। आगे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा तथा सैनिक हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किया था। सही बात है। इसे अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर सिकरी किया था। बताइए कौन सा सही होगा? तो दोनों सही है दोस्तों। चलते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने एक बड़ी अस्थायी सेना रखी और नगद वेतन देना शुरू किया था। भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए दागना और हुलिया प्रथा शुरू किया था। मंगोलों के आक्रमण की सुरक्षा के लिए सीरी का किला बनाया और उसने अपनी राजधानी बनाया। बाजार नियंत्रण करने शाह ए मंडी नामक अधिकारी को नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया है? अलाउद्दीन खिलजी। किसे द्वितीय सिकंदर यानी कि सिकंदर एसानी कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। बताइए दोस्तों कि भारत में खनिज संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? लोहयस्क केदारमुख कर्नाटक में है। लोहयस्क के लिए प्रमुख है केदारमुख जो कि कर्नाटक में है। तंबा के लिए प्रमुख है खेतरी जो राजस्थान में है। कोयला के लिए प्रमुख है झरिया जो कि झारखंड में है। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। दोस्तों जानते हैं कि तंबा मध्य प्रदेश के बालाघाट या मलाज खंड के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के केदारमुख क्षेत्र में लोहयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। झारखंड की झरिया भारत की सबसे पुराना और समृद्धि कोयला क्षेत्र है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडारण सबसे अधिक है? बताइए। नवादा और गया में। जादूगोरा की खान किस के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए है। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कोलार की खान। बताइए दोस्तों, मलेरिया एक प्रोटोजुआ जनित रोग है जो मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से फैलता है। मलेरिया का कारक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी है। दोनों कथन AR दोनों सही है और AR की सही व्याख्या भी कर। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्मजीव के कारण होता है। मच्छर केवल एक वाहक के कार्य करता है। जब संक्रमित मच्छर काटता है तो प्लाज्मोडियम नामक मानव के रक्त में प्रवाह हो जाता है और यकृत में फिर लाल रक्त कोशिका को प्रभावित करता है। चलते हैं। मलेरिया के उपचार के लिए कोनिन का प्रयोग करते हैं जिसको हम सिनकोना के छाल से प्राप्त करते हैं। टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत का। रेबीज का टीका की खोज किसने किया है? तो लुईस पाश्चर। माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा प्रदूषित जल को पीने से। चलते हैं आगे। कराए कि भारतीय संसद और उसकी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 लोकसभा में और 7 राज्यसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है जिसमें से 30 सदस्य होते हैं। केवल लोकसभा का होता है। तो दोस्तों दोनों कथन सही है। चलते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। धन विधेयक में केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यदि कोई कुली अपने सिर पर भारी बोझ लेकर समतल प्लेटफार्म पर खड़ा है तो भौतिकी के अनुसार उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है। सही बात है। कार्य तभी संभव होता है जब बल की दिशा में विस्थापन हो और वहां बल तथा विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। दोनों कथन सही है और कारण व्याख्या भी कर रहा है। जानते हैं कि कार्य का सूत्र होता है W बराबर F cos थीटा। यहाँ कुली बल ऊपर की ओर लगा रहा है लेकिन विस्थापन शून्य हो रहा है यदि खड़ा है या 90 डिग्री पर है, इसलिए इस भौतिकी की दृष्टि से कार्य शून्य है। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई किलोवाट होता है। किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 जूल होता है। बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा होता है। शक्ति का इकाई क्या होता है? वाट होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कह रहा है कि तत्व के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। गलत है। परमाणु संख्या पर आधारित है। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया जिसमें तत्व को परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम पर व्यवस्थित किया है। यह सही है। चलते हैं आगे।
जानते हैं कि आवर्त सारणी में कुल 18 समूह है, 7 आवर्त है। बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या समानता घटती है। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। अक्रिय गैस किस समूह में है? समूह 18 में है। हैलोजन तत्व किस समूह में है? समूह 17 में है। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया है। अनुशीलन समिति का गठन बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने के लिए किया गया था। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर दोनों सही है। चलते हैं। बी.डी. सावरकर ने वर्ष 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किया था। बंगाल में जितेंद्र नाथ वर्मा और वीरेंद्र कुमार घोष ने अनुशीलन समिति की मजबूती प्रदान किया है। प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस वर्ष 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया, जो बिहार में क्रांतिकारी इतिहास की प्रमुख घटना है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया है? तो श्री कृष्ण सिंह। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने किया है? तो श्यामजी कृष्ण बर्मन। ककोरी ट्रेन डकैती कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। सही बात है। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत के अत्यधिक शीत से बचाती है। दोनों सही है और कारण भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे। जानते हैं दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। तमिलनाडु के तट पर किस वर्षा सबसे अधिक होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से लौटता हुआ मानसून से अमृतसर और शिमला में एक अक्षांश पर ही है, फिर भी उसकी जलवायु में अंतर क्यों है? क्योंकि ऊंचाई के अंतर के कारण। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है, जिसके कारण जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा कर लीजिएगा। ज़्यादा देर का वीडियो हो जाने के कारण आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, जिसके कारण जल्दी जल्दी कराना होता है, जिसके कारण शब्द इधर उधर हो जा रहा है, तो इसके लिए सॉरी। चलते हैं, फिर भी आ जाते हैं। विटामिन और पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। दोनों सही है। चलते हैं। किस विटामिन की कमी से खून की थक्का बन जाता है? तो विटामिन के। चावल की पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 थायमीन। दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। दर्पण और लेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वाहनों के साइड मिरर में प्रयोग होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। दोनों सही है। निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। गाड़ी की हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। आँखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। मुद्रा और मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के द्वारा ऋणी यानी कि उधार लेने वाला को लाभ होता है। सही बात है। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा में क्रय शक्ति कम हो जाता है। दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। चलते हैं आगे। भारत में मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण कौन करता है? RBI। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? कम ब्याज दर पर मुद्रा। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ महंगाई। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गलत सम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। संहारता, राजस्व संग्रहण था। संधिदाता, राजकोषीय अध्यक्ष था। सीताध्यक्ष, कृषि विभाग था। पन्याध्यक्ष, सैन्य विभाग था। नहीं, पन्याध्यक्ष व्यापारी वाणिज्यिक विभाग का अध्यक्ष होता था, अधिकारी होता था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चल मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के शिलालेख के सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंस। 1837 ईस्वी में सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। चलते हैं अगले प्रश्न। मानव रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रक्त समूह O को सर्वदाता कहा जाता है। रक्त समूह O को लाल रक्त कणिका में कोई एंटीजन नहीं होता है। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। रक्त समूह का निर्धारण RBC के सतह पर मौजूद एंटीजन A और B के आधार पर होता है। चूँकि O समूह में न तो कोई एंटीजन होता है A और न एंटीजन B होता है, इसलिए किसी भी समूह को यह अभिक्रिया नहीं करता है। रक्त समूह
AB का सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटीजन होता है और एंटीबॉडी नहीं होता है। चलते हैं आगे। रक्त समूह की खोज किसने किया है? कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। चलते हैं आगे। कह रहा है कि मिश्रित धातु के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। पित्तल तांबा और जस्ता का होता है। कांसा तांबा और टीन का होता है। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमेनियम निकेल का होता है। टाका तांबा और सीसा का होता है। गलत बात है। टाका सीसा और टीन का होता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है और इसका उपयोग तारों को जोड़ने में किया जाता है। अमलगम उस मिश्रित धातु को कहते हैं जिसमें एक घटक पारा होता है। स्टेनलेस स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। जर्मन सिल्वर में कोई चांदी 0% होता है। कृत्रिम सोना को तांबा और एल्युमिनियम को कहा जाता है। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत का व्यवस्था का सिफारिश किया था। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत 2 अक्टूबर वर्ष 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। दोनों सही कथन है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं आगे। तिहत्तरवें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। पंचायती राज किस राज्य दिवस को मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज संस्था की महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो 33%। बिहार में 50%। अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय पंचायत का सिफारिश किया था? तो 2 स्तरीय। कह रहा है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? केंद्र और भारतीय नेतृत्व। दिल्ली से बहादुर शाह जफर या बख्त खां। कानपुर से नन्ना साहब तात्या टोपे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। बिहार के जगदीशपुर से कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह। चलते हैं। डी नंबर ऑप्शन गलत है। कुंवर सिंह को 1857 की क्रांति के नेतृत्व कहाँ से किए थे? बिहार से। 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। कह रहा है दोस्तों शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। ठीक है। शनि को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। इसके चारों ओर विलेय पाया जाता है। गलत बात। केवल एक सही है। चलते हैं आगे। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध है। किन 2 ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं होता है? तो बुध और शुक्र को। चलते हैं आगे। कह रहा है कि प्रकाश का वन विक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित होता है जिसमें से लाल रंग सबसे झुकाव सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग ध्वज सबसे अधिक होता है जिसके कारण उसका विचलन सबसे कम होता है। दोनों सही है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष के बनना प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन और विक्षेपण तीनों कार्य करता है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों का क्रम होता है विवगियोर। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। परिज्म में किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है? तो बैगनी रंग का। कहता है कि प्राचीन भारतीय अभिलेख और उसके शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रागप्रस्तीय अभिलेख समुद्रगुप्त का है। विजय का उल्लेख है और हरिसेन द्वारा रचित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सिंह द्वितीय का है। हर्ष और पुलकेशिन सिंह द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार के लिए। और हाथी गुफा अभिलेख अशोक का है। कालिंग युद्ध का वर्णन है। गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी गलत है दोस्तों। चलते हैं आगे। जानते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख कालिंग राजा खारवेल का है, अशोक का नहीं। कालिंग युद्ध का चर्चा 13वें शिलालेख में है अशोक के। प्रागप्रस्तीय अभिलेख इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है। इसकी रचना कौन के थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने किया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया एक महत्वपूर्ण स्रोत देता है। दोस्तों बता दें कि अभिलेख से पूछा गया है। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। विस्तृत स्तंभलेख का संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से। अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है? ब्राह्मणी लिपि में है, प्राकृतिक भाषा में है। चलते हैं आगे। कह रहा है गैस और उसके उपयोग के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन छांटना है? चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन को गैस को भरा जाता है। सही बात है। नाइट्रोजन एक कम क्रियाशील गैस है जो चिप्स को उपापचय से बचाती है, इससे कारण खराब होने से बचाता है। दोनों सही है और यार की सही व्याख्या भी कर रहा है। दोस्तों चलते हैं आगे। कह रहा है
कि जब तेल या वसा वाली चीज़ हवा के संपर्क में आती है तो उसे विकृति गंधित का शिकार हो जाती है, जिससे उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। नाइट्रोजन गैस एक अक्रिय वातावरण तैयार करता है जिससे ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। गोताखोर सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का भी मिलाकर ले जाता है ताकि रक्त में नाइट्रोजन की अधिकता से बचाया जा सकता है। फोटोग्राफी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्रिप्टॉन और जियोन का। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो अमोनिया या फ्रियोन। दोस्तों आज डेली टेस्ट पेपर का 2 टेस्ट करवा दिए हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आज जानते हैं, आज थोड़ा सा जल्दी में कराए हैं जिसके कारण थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो सकता है, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।